जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने एचआरएम का पढ़ रहे थे। एचआरएम का हमने जो लास्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 करियर मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 11 हाफ किया था। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ इधर प्ले, तो हम देख लें अस्सलाम अभी वालेकुम कि ये हमने वरहमतुल्लाहि कहाँ तक किया था जी। वबरकातुहू। कैसे तो हैं दो सब दिनों में भाई? कर रहे हैं। ठीक ठाक हैं? ठीक है, तो ये क्या फाइनल है ईयर आपका? प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कैसी चलें, सैलरी के होगी? ये साथ आपको मतलब रिवार्ड कि मिले। जैसी भी होगी अल्लाह आपके पाक सामने सबको मैंने शेयर कामयाब कर करे। लिया। तो ये मैंने 2 पीडीएफ बनाए थे खुद से लिख के ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कर रहा था ये। चलें, हमने मिड के अंदर जो पढ़ा था सिलेबस, उसके अंदर 4 चैप्टर थे। ये आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपका ना रिवाइज हो जाए एक बार पहले 1-2 मिनट में। जिसके अंदर हमने क्या किया था, एचआर प्लानिंग किया था, एचआरएम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मिड ऊपर लिखा हुआ। फिर हमने रिक्रूटमेंट की थी जिसमें गैदरिंग करते हैं डाटा। फिर हमने सिलेक्शन की थी, ठीक है, और फिर हमने ट्रेनिंग की थी। ये हमने पढ़ा था मिड तक। उसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया था वो किया है फाइनल का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 9 करियर मैनेजमेंट। ठीक है, करियर मैनेजमेंट, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फाइनल के अंदर ये भी इंक्लूड है चैप्टर नंबर 10। और ये हमने हाफ किया था सैलरी एंड रिवार्ड्स, ये भी फाइनल के अंदर है। ये चैप्टर नंबर हमारे पास बनता है 11। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 11 को करेंगे फिनिश, और साथ हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर नंबर 13 है। 12 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट पे चैप्टर नंबर 14 कवर करेंगे। ये सारा सिलेबस जो सा है ये है 5 चैप्टर है फाइनल के। तो हमने उस दिन जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मैनेजिंग कैरियर के अंदर हमने इसके 3 मीनिंग्स देखे थे। जिसके अंदर एडवांसमेंट, जर्निंग और प्रोफेशन था। उसकी डेफिनेशन थी, एचआर के रोल देखे थे, एचआर प्रोवाइड क्या करता है, हमें फैसिलिटीज़, फिर वैल्यू क्या है करियर मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, करियर स्टेजेस पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक लीडर है, मतलब कि एचआर है, वो क्या ऐसा काम करेगा कि जिससे एम्प्लॉय का करियर डेवलप होगा, बेनिफिट्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा था चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस वाला। ठीक है, तो इसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर उस दिन हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स थे। ठीक है, उसके बाद उसके पर्पस था, एचआर इसका पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस को बेटर करने का। फिर अप्रेजल प्रोसेस हमने देखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स देखे थे। ठीक है, तो अभी उसके पास फैक्टर ऐसे थे कि जो डिस्टोर्ट करते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं अप्रेजल के अंदर। ठीक है, अप्रेजल क्या था, जायज़ा लेना। ठीक है, और देन हमने चैप्टर नंबर 11 उस दिन हाफ पढ़ा था, और बाकी आज हाफ करेंगे और साथ उससे अगले 2 चैप्टर भी करके कंप्लीट कर लेंगे फाइनल का कोर्स। और चैप्टर 11 का नेम था एस्टैब्लिशिंग रिवार्ड्स एंड पे प्लान्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, थिंग्स देखी थी कौन कौन सी आ सकती हैं इसके अंदर। फिर हमने एलिमेंट्स देखे थे कंपेंसेशन के। कंपेंसेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड रिवार्ड है। ठीक है, और टाइप्स देखी थी रिवार्ड्स की। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स देखी थी रिवार्ड्स की, 6 टाइप थी, 2 ऊपर की हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और 4 नीचे की थी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और परफॉर्मेंस और मेंबरशिप। अच्छा, यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इससे आगे वाला जो है ना टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे, फैक्टर। यानी कि लास्ट पे हमने टाइप्स पढ़ी थी किसकी, रिवार्ड्स की, और एलिमेंट्स पढ़े थे कंपेंसेशन के। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं एम्प्लॉय की कंपेंसेशन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन। जी,
तो इसके अंदर 6 हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं जी? 6 फैक्टर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी कंपनी अफोर्डेबिलिटी। अब आपको मैं ये याद करवाता जाऊं कि ये जो स्लाइड है ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो बकाया रह गया था वो उधर उस दिन हमने हाफ कर लिया था और हाफ आज करेंगे। चलें, कंपनी अफोर्डेबिलिटी से मुराद ये चीज़ है कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो बिग कंपनी है तो वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकती है बजट, ठीक है। अगर वो स्मॉल है तो वो स्मॉल करेगी, ठीक है, बजट, और आपको सैलरीज जो है कम देगी। जारी बात है, अगर आप जाते हैं अमेज़ोन के दफ्तर में तो अमेज़ोन के मुकाबले में ओलेक्स तो नहीं ना बीट कर सकता, क्योंकि ओलेक्स क्या है, एक उससे छोटी कंपनी है, ठीक है दोनों ही इंटरनेशनली। क्योंकि ये भी अब ओलेक्स का भी आप इधर सर्च करेंगे ना तो ओलेक्स इन पाकिस्तान, ओलेक्स इन आप लिखते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर आ जाए, ओलेक्स इन के एस से, ठीक है। तो ये देखे सऊदी अरेबिया में भी ओलेक्स का, ठीक है। तो ये भी अब इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लग गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है लिमिटेड, ठीक है। तो लेकिन अमेज़ोन के मुकाबले पे नहीं है अभी ये आया। तो इसी तरह वो कंपनी की अफोर्डेबिलिटी पे बात कर रहा है, ठीक है, कि कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वर्थ ऑफ अ जॉब, कि आपकी जॉब की वर्थ क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रीवेलिंग है मार्केट रेट्स, के जो आपको सैलरी मिल रही है क्या वो मार्केट के रेट्स के मुताबिक है, ठीक है। जैसे अब मार्केट में रेट चल रहा है कि 22,000 जो है ना सैलरी चल रही है, ठीक है। तो वो आजकल स्टैंडर्ड है जी, मतलब कि कोई एम्प्लॉय स्टार्टिंग पे करता है ना स्टार्ट, तो उसकी 22 जो है एट लीस्ट लगती है। अच्छा, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये हमारे पास पांचवा फैक्टर है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। और फिर यूनियंस इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब इन चीज़ों को हम एक बार ना रीड कर लेते हैं कि ये जो 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या इफ़ेक्ट करते हैं एम्प्लॉय की कंपेंसेशन को। और जो कंपेंसेशन है वो हमें पता है कि क्या है, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड रिवार्ड्स, ठीक है। असल में वो उसने लास्ट स्टार्ट में भी कहा है कि हम जॉब करते ही क्यों हैं, ठीक है। तो करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम जॉब करते हैं और जॉब का पर्पस होता है सैलरी, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास कंपनी की अफोर्डेबिलिटी है उसका डिस्कस किया गया। हाउ मच कैन द कंपनी पे टू इट्स एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखा है हाई अर्निंग कंपनीज पे हैवीली बट स्मॉल मीडियम कंपनी पे लेस, ठीक है। इसलिए आप देखें ना, जैसे अभी इधर इंटरलूप, तो उसकी सैलरीज अच्छी हैं क्योंकि वो कंपनी बड़ी है, तो उधर लोग जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन उधर जॉब भी मुश्किल से मिलती है। अच्छा जी, वर्थ ऑफ आ जॉब, क्या आपकी जॉब की वर्थ क्या है, कितने हाई रैंक पे आप है, ठीक है। जैसे मैनेजर पेड लार्जर देन ऑफिसर, ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपकी स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे। तो ये जो अब देखें, आप स्टार्टिंग पे नेटवर्क इंजीनियर जाते हैं, आप कुछ देर काम करते हैं, आप नेटवर्क मैनेजर बन जाते हैं। मतलब आप अपनी वर्थ खुद बना रहे हैं अपनी जॉब की, ठीक है। इसी तरह उसके बाद जी आ रहा है प्रीवेलिंग मार्केट रेट्स, के आपको जो पे मिल रही है क्या वो मार्केट के रेट के मुताबिक है, ठीक है। कंपनी सेट सैलरी कीपिंग इन माइंड व्हाट कॉम्पिटिटर आर पेइंग टू देयर एम्प्लॉयज़, मतलब कि अब इंटरलूव वाले जो है ना वो ज़्यादा पे दे रहे हैं एमटीएम से, ठीक है। तो क्या है कि जो होंगे ना काबल एम्प्लॉयज़ वो उधर मूव करेंगे, उधर जिधर उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, मतलब कि बस लेके उन्हें जाए, ठीक है, सैलरीज अच्छी हों, पैकेजेस अच्छे हों, ठीक है। तो ये कंपटीशन पैदा हो जाता है आपस में कंपनीज़ का, ठीक है। तो वो मार्केट में फिर वो रेट कंपनी देगी जो उसके मुकाबले में चल रहा हो, या तो सेम टू सेम वो रेट देगी या उससे ज़्यादा देगी, ताकि मेरी कंपनी की तरफ अच्छे और जो हैं काबल एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट हों। उसके बाद चौथे नंबर पे जो फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है।
कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग रेज द गुड्स एंड सर्विसेज। देखें, अब रोज़ाना महंगाई ज़्यादा हो रही है तो उसके मुताबिक आपकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, कि गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन, जैसे मैंने बताया कि जो 22,000 सैलरी है ना, उससे अगर कोई कम देता है तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद यूनियन इन्फ्लुएंस मेथड द कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ अ लेबर यूनियन हैज़ इन्फ्लुएंस द वेज लेवल। अच्छा, अब ये यूनियंस है ना, इसका मतलब होता है कि आप एक बंदे को हेड बना देते हो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के, ये आपका दिफा करता है कि हमें अच्छी सैलरीज लेके दें, हमारे जो मुतालबात पूरे करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो फैक्टर्स हैं इसके ये समझ आ गए होंगे, एम्प्लॉय फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो चलिए अपनी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अब आ रहा है जॉब एवेलुएशन। अच्छा, एवेलुएट का क्या मतलब होता है? फाइंड करना, ठीक है, जांचना, पता चलाना, ठीक है। अ जॉब एवेलुएशन इज ए सिस्टमेटिक। अच्छा, सिस्टमेटिक क्या होता है कि जो एक सिस्टम पे काम कर रही होती है, सिस्टम की तरह, वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये इसके अंदर कह रहा है कि जो आपकी जॉब है ना, वो किस लेवल की है, वो किस लेवल की है। मतलब कि अगर आप ऑफिस बॉय हैं तो आप ये तो नहीं ना सोच सकते मुझे अब ये 1.5 लाख रुपए दें, आपकी 22 से 30 हज़ार तक हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप मैनेजर हैं फिर आपकी इतनी हो सकती हैं, अगर आप वो हैं अकाउंटेंट हैं तो ठीक है, आपकी 40-50 हो सकती है। तो ये जॉब एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इससे हम पता चलाते हैं कि हमारी जो जॉब है, ठीक है, उसकी वर्थ क्या है। इट हेल्प्स इन सेटिंग सैलरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसको देखते हुए ना, जॉब एवेलुएशन को, तो आप कर सकते हैं अपना सेट सैलरी स्ट्रक्चर को। अब हमारे पास आ रहे हैं जी मेथड्स। अच्छा, मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स हमारे पास ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम जॉब को पता चला सकते हैं कि इस बंदे को कितनी सैलरी देनी है, इस एम्प्लॉय को। ऑर्डरिंग मेथड है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन मेथड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर कंपैरिजन मेथड आ रहा है। अच्छा, याद रखना है इन चारों के टेबल्स हैं एग्जांपल्स के अंदर, और पॉइंट मेथड आ रहा है। अब मैं अब इनका ओवरव्यू देता जाऊँ। ऑर्डरिंग मेथड के अंदर हम आर्डर के साथ जो है ना चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसकी क्लासेस को देखते हुए डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और फैक्टर कंपैरिजन मेथड के अंदर हम फैक्टर्स को मैयर करते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स के अंदर हम उसके पॉइंट्स काउंट करके उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डरिंग मेथड को पढ़ते हैं, इज़ आल्सो कॉल्ड एज रैंक्ड मेथड, ठीक है। अच्छा जी, रैंक्ड मेथड क्या होता है कि आप जो है ना हाईएस्ट से लो की तरफ रैंक उसका देखते हैं। ये दिखा भी हुआ है, रैंक्ड जो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। कि जैसे अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल भी नीचे आ रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। जॉब्ड आर कंपेयर्ड, ठीक है, यहाँ पे जॉब को कंपेयर्ड किया जाता है। और टॉप जो जॉब है ना, जो जैसे अब आपके पास डायरेक्टर की है तो उसको हाई सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और जो लोएस्ट पे है उसको लीस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट रैंक्ड हैज़ हाईएस्ट सैलरी एंड लोएस्ट हैज़ लीस्ट सैलरीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मैंने साथ साथ ही ना नोट्स जो हैं तैयार किए हैं। अच्छा, अब ये टेबल आ गया है, ठीक है। ये आपने, चलो इसको मैं कलर भी थोड़ा दूसरा ही कर देता हूँ ताकि आसानी हो देने में। तो ये देख सकते हैं आपके, ये जो है ना रैंक्ड जॉब्ड और सैलरी, आपने ऊपर इसकी हेडिंग दे देनी है टेबल की। और फिर ये देखें कि रैंक, पहले रैंक फर्स्ट रैंक के ऊपर डायरेक्टर है, सेकंड पे मैनेजर है। इसकी डायरेक्टर की सैलरी जो है वो 2.5 लाख है, मैनेजर की 1.5 लाख है, एचआर ऑफिसर की 70,000 है, अकाउंटेंट की 50,000 है, टाइप राइटर की 25,000 है, और ऑफिस ऑफिस बॉय की 20,000 है, ठीक है। तो ये क्या है जी, एक एग्जाम्पल है जो कि हमें बताती है कि किस तरह हम ऑर्डरिंग मेथड से सैलरी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी, जॉब्स आर असाइंड टू देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब क्या चीज़ है जी?
क्लासिफिकेशन हमें बताती है कि आपने उसकी क्लास को देखते हुए आपने उसको सेट की है जॉब की सैलरी। ठीक है, द एवेलुएटर राइट्स जॉब डिस्क्रिप्शन टू ईच जॉब्स एंड देन पुट्स देम इनटू ग्रुप्स विच बेस्ट मैचेस विद इट। गुड हो गया जी। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, क्लासिफिकेशन मेथड। सेकंड मेथड है, इसके अंदर ना आप क्लासेस बना देते हैं। ये देखिए जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक हो गया। और इसके अंदर क्लास होती है, रैंक होता है और एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है। अब जो क्लास 1 के अंदर वो एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, जिसके अंदर मैनेजर ऑफिसर आएगा। ठीक है, डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हाई लेवल के। उसके बाद सेकंड क्लास में स्किल्ड आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, कैशियर हो गया, असिस्टेंट हो गए। और थर्ड के अंदर हमारे पास सेमी स्किल्ड बंदे आएंगे, जिसके अंदर मशीन ऑपरेटर हो गए। और लेस स्किल के अंदर ऑफिस बॉय और क्लर्क्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या था जी हमारे पास, क्लासिफिकेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्लासेस को देखते हुए आपका वो सेट करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास आ रहा है ईच जॉब इज डिटरमाइनिंग, ईच जॉब इज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ टू अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर इंक्लूड्स, अच्छा अब फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स के अंदर वो कह रहा है कि मेंटल, आपकी मेंटली कैपेसिटी को, फिजिकल कैपेसिटी को देखते हुए, ठीक है, स्किल्स को देखते हुए, और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और वर्क कंडीशन आपकी किस तरह की वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इन 5 फैक्टर्स को देखते हुए ना आपको जज करता है और फिर आपकी वो सेट करते हैं। जैसे आप ये जॉब है, ठीक है, तो जॉब आप किस लेवल की कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर की, मैनेजर के ऊपर। आपकी जो मेंटल एफर्ट है मैनेजर की वो 30,000 रुपया है। ठीक है, और जो फिजिकल एफर्ट है वो 5,000 रुपया उसको मिल रही है। उसकी स्किल्स की है उसको मिल रहा है 20,000 रुपया। ठीक है, और लास्ट पे उसको क्या है, ये जो एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी 40,000 है। ठीक है, और 5,000 उसका वर्किंग वो है कंडीशन, तो वो भी उसकी 5,000 है। तो ये सबको टोटल करके उसकी 1 लाख रुपए सैलरी बन रही है फाइनेंस मैनेजर की। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा तरीका है जी, ये हमारे पास है जी फैक्टर कंपैरिजन के, उसके फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए उसकी सैलरी को सेट करना। लास्ट पे हमारे पास फिर आ रहा है जी ये वाला पॉइंट मेथड। इसके अंदर हम इसके पॉइंट काउंट करेंगे। इज एन एक्सटेंशन ऑफ FCM। ठीक है, अब FCM हमारे पास भला क्या होता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, कि उससे एक्सटेंड किया गया है। किसको एक्सटेंड किया गया है, फैक्टर्स। लास्ट मेथड जो है ना, थर्ड मेथड, उसकी एक्सटेंशन फॉर्म है ये पॉइंट मेथड। विच आर देन असाइन पॉइंट्स 1 to 5 के। इसके अंदर 5 हम पॉइंट्स के अंदर से ना कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। असाइन पॉइंट्स मल्टीपल विद परसेंटेज, फिर उसको परसेंटेज के साथ मल्टीपल कर देते हैं और उसकी वेटेज निकलती है। अच्छा जी, अब इसके टेबल के अंदर क्या आएगा, वेट आएगा, CF आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन फैक्टर स्किल्ड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डिग्री आएगी इसकी। ठीक हो गया जी। अब डिग्री के अंदर ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन फैक्टर के अंदर ये बंदा स्किल्ड है, और वेटेज इसकी 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे, अगर के अंदर उसके अंदर टू डायमेंशन है मतलब। ठीक है, तो 2 डिग्रीज हैं उसकी। ठीक है, 2D का मतलब है कि 2 डिग्रीज है। ठीक है, स्किल्ड के अंदर है, तो उसका क्या आ जाएगा, 2 × 40%। अगर वो 3D है मतलब कि उसके पास है जो 3 डिग्री है वो 3 मिली है उसे एफर्ट पे, और एफर्ट की हमें पता है कि कितनी डिग्री है, हमारे पास है 30। तो 30 × 3 हो जाएगा। फिर 3D उसको 3 पॉइंट्स मिले हैं रिस्पॉन्सिबल के। ठीक है, तो वो उसकी 3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल का हमारे पास 20% है। और लास्ट पे उसको एक डिग्री मिली है वर्क की। ठीक है, वर्क सैलरी की, वर्क कंडीशन की, सॉरी। तो उसका 1 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल उसका 240 बन जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी इसका दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में ना ये चीज़ें शफल ना हो जाए।
कि पता नहीं भाई ने क्या कह दिया। ये देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था ना उसका रिक्वायर्ड, वो देख सकते हैं आपके 40% था, एफर्ट उसकी 30% थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी 20% थी, और वर्किंग कंडीशन 10% थी। तो यहाँ पे वही एग्जांपल को मैंने जस्ट अपने अल्फाज में लिखा हुआ था इजी करके, ठीक है। चलें, अब ये हमारे पास हो गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 13 आ गया जी हमारे पास। 11 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया जो उस दिन हाफ रहता था। अब हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है उसका नाम है इंश्योरिंग सेफ, चैप्टर नंबर 30 इंश्योरिंग सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। डन हो गया जी। चलें, इसको देखते जाते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो हेल्थ और सेफ्टी है एम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत ज़रूरी है। चलें, इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल्स हैव लीगल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर दैट द वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम अननेसेसरी हैजर्ड्स। अच्छा जी, हैजर्ड्स क्या होते हैं? मुश्किलात होती हैं, ठीक है। हैजर्ड्स क्या होती हैं? मुश्किलात होती हैं। उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना लीगल इनको इंश्योर किया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर कोई है प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, तो उसको ख़त्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बता रहा है कंडीशन सराउंडिंग द वर्क प्लेस बी सेफ फॉर एम्प्लॉयज फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, अब अगर वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होगी, ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट होता होगा, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट को मेंटली सुकून होगा कि ये हमारी जानों का ख्याल रखते हैं। सिर्फ इनको हमारे काम से नहीं मतलब, हमारी भी फिक्र है कि इनके अंदर अखलाकियात और इंसानियत इंसानियत भी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास जी? ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स कैन एंड डू अकर, ठीक है, एंड द सिक्योरिटी ऑफ देम मे शोक यू, ठीक है, कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी है, ठीक है, तो क्या नाम लेते हैं, गर्मी है तो अब बंदे बेहोश हो जाते हैं गर्मी से, ठीक है। मोस्टली लोगों के नाक से ब्लड भी निकल आता है, नोज से। तो ये चीज़ें जो है ना वो कवर करने के लिए वहाँ पे इंतजाम होने चाहिए, किसके अंदर? कंपनी के अंदर। अच्छा, अब 7 किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ और सेफ्टी के मामला में। जैसे फॉल फ्रॉम आर स्टेयर, मतलब कि कोई बंदा गिर गया सीढ़ियों से, ठीक है, और केमिकल एक्सपोर्ट, कोई केमिकल लीक हो गया, ठीक है, कोई केमिकल जो है बंदे को, जैसे कुछ बंदों को डस्टिंग से बड़ी एलर्जी होती है, ठीक है, तो वो डस्ट पड़ती है तो खांसी से बुखार चढ़ जाता है उन्हें। पहले वो श्रिकिंग करते हैं, ठीक है, तो बाद में वो बीमार हो जाते हैं। फिर थर्ड पे प्रॉब्लम क्या है? गैस लीकेज एंड सफोकेशन, कि कोई गैस लीक हो गया उससे वजह कोई बंदा अफेक्ट हो गया, बीमार हो गया, ठीक है, मर भी जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है फायर बर्न, के आग लग गई या आग आग के अंदर उसे कोई मसला बन गया है। फिफ्थ पे हमारे पास स्किन डिजीज, के उसे कोई स्किन का मसला बन गया, ठीक है, उधर केमिकल वाले पानी से मुंह धो लिया, या उसे कोई हीट वाली जगह के पास था तो उसको आग पड़ गई, ठीक है। तो उसके बाद आई साइड डैमेज, कोई वेल्डिंग करने वाला बंदा है, ठीक है, या उसे देख ही रहा है वेल्डिंग करने वाले कोई, तो उसकी आई साइड पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। तो लोअर ये क्या है? लोअर बैक डिसऑर्डर, के कोई बंदा के बैठ के काम करने वाला बंदा है, ठीक है, तो उसको बैठ बैठ के अकाउंटेंट जो बंदे जो टाइपिंग करते हैं या, तो वो बैठ बैठ के उसकी बैकबोन का मसला बन गया, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास प्रॉब्लम्स बनती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अंदर। अब ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इनको जो है ना हल करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं ना वो यहाँ पे लिखे हैं 7, कि अब सेफ्टी और जो है वो हम करेंगे इधर हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्लीमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? हमें 7 बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है, मोर रिटेन्ड स्टाफ आएगा, लेस एब्सेंटीज आएंगी, ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंजरी आएगा,
हेल्प टू मीट द लीगल एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, और इम्पोर्ट फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव आएंगे, ठीक है। ये 7 हैं लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे मैं सैमन लिख देता हूँ, मेरे से लगता है मिस्टेकली लिखा नहीं गया। चलें, ये सैमन भी लिखा गया अब। चलें जी, तो अब ये बेनिफिट्स के अंदर फर्स्ट बेनिफिट को देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिव, देखें अब बंदे ही नहीं काम से छुट्टी करेंगे, बंदे ही सेहतमंद होंगे तो क्या होगी, परफॉर्मेंस हाई चले जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है मोर डिटेन्ड स्टाफ, के जो स्टाफ होगा वो आपके साथ तावन करेगा कि ये तो हमारा ख्याल ही बड़ा रखते हैं, तो हम क्यों मतलब कि इनके काम के अंदर कोई भी कोताही करें, ठीक है। फिर लेस एब्सेंटीज, बंदे छुट्टी नहीं करेंगे क्योंकि तंदुरुस्त होंगे। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंजरी, के यहाँ पे जितने भी इस तरह के मामलात है ना, जो बंदा केमिकल लीकेज उनका ख्याल रखा जाएगा ना, तो उससे फिर इंजरी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। हेल्प यू मीट द लीगल एप्लीकेशन, ये इस तरह आप दुरुस्तगी कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अखलाकियात भी पूरी करते हैं, ये हमारी इंसानियत अखलाकी से भी ये ज़िम्मेदारी है अखलाकी तौर पे कि हम सेहत का ख्याल रखें अपने एम्प्लॉयज़ का। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतर वो है जो जो खुद खाए और खुद पहने, वो ही अपने मुलाजमीन को भी दे, मुलाजमीन को भी खिलाए और पहनाए। इम्पोर्टेंट फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, और ये हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, हमें इस चीज़ को करने की दावत देता है कि आप अपने जो हैं मुलाजमीन उनका ख्याल रखें। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास कंटेम्पोरेरी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़। इसके अंदर 5 हमारे पास आ रहे हैं जी इश्यूज़, ठीक है। वर्क प्लेस वायलेंस, इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट, रेपिटेटिव मोशन इंजरी और स्ट्रेस। डन हो गया जी। अब ये जो 5 इश्यूज़ है ना कंटेम्पोरेरी हेल्थ एंड सेफ्टी के, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है जी वर्क प्लेस वायलेंस। अच्छा, वर्क प्लेस वायलेंस के अंदर क्या हो सकता है आपके ख्याल से? यही हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़े, ठीक है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर जो आ रहे होते हैं आउटसाइड, उनके साथ डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HR डेवलप एंड रिसीव अ पॉलिसी सच एज रिस्पेक्ट टू वर्कर्स, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहाँ पे जो भी कस्टमर है या जो भी बंदा है वो अपने वर्कर की रिस्पेक्ट करे। HR जो है वो ट्रेन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ बोथ, एंड ट्रबल एम्प्लॉयज़, जो मुश्किल में एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करे, ठीक है। और मैनेजर को भी। इम्पोर्टेंट स्ट्रोंगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, के ये वहाँ पे बैरियर लगाए, ठीक है, ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है फ़ौरन से उसे कवर कर लिया जाए। फिर इंडोर एयर क्वालिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं जी, कि जो आपकी सांस जहाँ पे आप लेते हैं हवा आपकी साफ़ होनी चाहिए। मेक श्योर वर्कर्स गेट इनफ फ्रेश एयर, HR प्रोवाइड स्मोक फ्री इन्वायरमेंट और कीप एयर डक्ट्स क्लीन एंड ड्राई, कि आपने हवा को साफ़ रखना है, ठीक है। कैसे रख सकते हैं साफ़? वहाँ पे स्मोकिंग ना की जाए, ठीक है। वहाँ पे आपने मतलब कि डस्टिंग, अगर डस्ट उड़ रही है तो वहाँ पे पानी वगैरह लगा दें ज़मीन पे, ठीक है, या वहाँ पे कोई आगे जाली लगा दें, कोई आगे चीज़ कर दें जिससे डस्ट अंदर ना पास हो और आपके नोज़ में ना जाए, जिससे आपको इरिटेशन ना हो। फिर थर्ड पे हमारे पास आ रहा है स्मोक फ्री एनवायरनमेंट। बिल्कुल जी, स्मोकिंग है उसका एक स्पेशल एरिया होना चाहिए, हर जगह पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे जो बंदा नहीं स्मोकिंग करता उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं, उसको जलन होने लग जाती है मैदे पे, और उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। absentees एंड टाइम्स ऑफ, ठीक है, कि ये जो है छुट्टी करना है या टाइम इससे कम कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सॉरी इश्यूज़ हैं। ये अभी इश्यूज़ के अंदर ये है कि जो बंदे ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे वो फिर गैर हाज़िरियाँ करेंगे, टाइम ऑफ लेंगे कि हम स्मोकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्मोक ब्रेक्स, ये देखा वही चीज़ के बार बार ब्रेक लेंगे कि हमने स्मोक करनी है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में नुकसान होगा। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि HR चेक्स द इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम
कॉन्टीन्यूस रेपिटिटिव मूवमेंट सच एज टाइपिंग, ठीक है, कि ये जो बंदे बार बार एक ही काम सारा दिन करते रहते हैं तो इससे क्या है, इनको इंजरी हो जाती है। जैसे अब आप हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ जी आपने सुबह 6 बजे आना है, रात 12 बजे तक ना गेंद बल्ला खेली जाना, आपके शोल्डर थक जाएंगे, ठीक है, खा वो खेल ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर को काम करने के पैसे मिले ना, लेकिन अगर आप बार बार करी जा रहे हैं तो उससे क्या है, आपकी सेहत को, फिजिकल जो हेल्थ है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसको फिर ये इशू है हमारे पास रेपिटेटिव मोशन इंजरी, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या चीज़ आ सकती है, जैसे अब बंदे जो बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो इनको मोस्टली क्या इशू आता है, इनको इनकी रिस्ट के अंदर इशू आता है कि उनको जो है ना दर्द होती है पखाना करते वक्त, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ इशू आ रहा है स्ट्रेस। इसके अंदर कहता है कि जॉब स्ट्रेस के मैनेजर ने आपके ऊपर बहुत बर्डन डाल दिया है, ये करना ही करना है, ये देना ही देना है, और आपसे वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है ना वो आपको हार्मफुल आपके ऊपर इफेक्ट होगा, कि आपके ऊपर क्योंकि स्ट्रेस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी HR इंश्योर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, कि किस तरह आप अब ठीक कर सकते हैं। इशू तो हमने पढ़ लिए, तो उसका हल भी तो कोई निकालना है ना। तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है, डेवलप एंड पोस्ट कंपनी वर्कर सेफ्टी पॉलिसी एट द वर्क प्लेस, ठीक है। ये हमारे पास पहला जी, किस तरह आप बना सकते हैं कि आपने जो वर्क प्लेस है ना उधर एक ऐसी पॉलिसी बना दे कि जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ की हिफाजत कर सकते हैं। और हेल्ड रेगुलर मीटिंग ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ विद एम्प्लॉयज़ के, आप जैसे वो सुबह परेड नहीं होती कॉलेजेस में और उधर लप्पे आती और तराना पढ़ा जाता है, ठीक है, रेगुलरली, ऐसे ही आप एक छोटी सी मीटिंग 20-25 मिनट की 40 मिनट की रखें जिसके अंदर हेल्थ और सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया जाए। फिर थर्ड इसके अंदर HR हम कैसे कर सकते हैं, इंश्योर स्टैंडर्ड इंक्लूड्स के हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस और फुटवेयर। जैसे ये बिजली वाले खंभे पे चढ़ते हैं बंदे तो सेफ्टी अपनी करके चलते हैं ना, इसी तरह आप अगर कोई मशीन ऑपरेटर है तो वो जब मशीन के पास जाए चल रही होती है, वो इतने इतने बड़े जो बॉयलर होते हैं तो वो अपनी पूरी हिफाजती चीज़ें पहन के जाए, हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस और फुटवेयर्स। अब फिर चौथा जो है हमारे पास इंश्योर करता है हेल्थ एंड सेफ्टी को पॉइंट, तो वो है अलाउ एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्सेज टू फाइंड हैजर्ड्स एंड करेक्ट दैम, के मुश्किलात जो हैं वो जो भी नुकसान एम्प्लॉय को पहुंचाने वाली चीज़ है उसको जो है ना फाइंड करने का वक्त दिया जाए, उसको ठीक करने का टाइम दिया जाए। रेगुलरली रिव्यू एंड एवेलुएट सेफ्टी इनिशिएट विद एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉय से इसके बारे में आप लें, रिव्यूज़ लें, ठीक है, कि अब कैसी है आपके, ठीक है, इधर ठीक है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। प्रोवाइड सेफ्टी इनिशिएटिव्स इंक्लूड अवार्ड एंड प्राइजेज आर कैशेस। अच्छा, जो बंदे ये चीज़ें सर्विसेज फ्राहम करें ना, मतलब जैसे अब रेस्क्यू वाले हमें देते हैं तो उनकी हमें केयर करनी चाहिए कि वो हमारी जानें बचाते हैं, हमारे अजीज़ों की जानें बचाते हैं, हमारे बच्चों की, ठीक है। तो उन बंदों को रिवार्ड प्राइजेज और क्या है दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। फिर हमारे पास पॉइंट आ रहा है इंश्योर कैसे करता है, HR डिपार्टमेंट्स नाउ डेज इंट्रोड्यूस EAP। अब ये जो EAP है ना, ये है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम इन ऑर्डर टू हेल्प देयर प्रॉब्लम एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम दरकार आ रही है ना हेल्थ और सेफ्टी के मुतल्लक, उनको हल करने के लिए EAP एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम HR ने दरियाफ्त किया है, इंट्रोड्यूस किया है। EAPs has ventured into new areas such as consoling legal assistance, banking, balancing work life, for example wellness programs, ठीक हो गया, कि इसके अंदर ना कंसोलिंग की जाती है, ठीक है, लीगल असिस्टेंस और बैलेंसिंग वर्क लाइफ की जाती है। अच्छा, अब ये बैलेंसिंग वर्क लाइफ ये होती है कि आपको एक राइट वे वो बताता है, HR है, कि आपने इस चीज़ को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब एक बंदा बना ही मतलब कि उस काम के लिए है, अकाउंटिंग उसकी बहुत अच्छी है, तो आप उसको ऑफिस बॉय की जॉब दे दें, ठीक है, तो ये उसके लिए ज़्यादती है, वो इस काबिल है, उसको दें अकाउंटेंट की जॉब।
अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 14, अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। लास्ट चैप्टर है जी हमारे पास, और इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा जी सिलेबस फाइनल का, ठीक है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, ये सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है जी कि आपका जो रिलेशन है ना एम्प्लॉयमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बारे में डिस्कस किया जाना है। और एम्प्लॉय के जो हकाइक बनते हैं ना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में किया जाना है। जैसे हम बढ़ती हुई महंगाई के दौर में एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो वो कैसे अपना एक लीडर हेड बना के जो है अपने जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, भेजते हैं नुमाइंदा अपना, तो वो उनको डिफेंड करता है उनके लिए कि जी इनको इनको सहूलियत दी जाए। Employees relations refers to an organization efforts to create and maintain a positive relation with its employees, ठीक है, कि ये मेंटेन करता है एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को। कौन करता है जी? ये जो है रिलेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ठीक है। फिर एचआर के दो फंक्शन है जी इसके अंदर। क्या पहला क्या फंक्शन है कि एचआर हेल्प्स एंड प्रिवेंट रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि ये बेहतरी लाता है प्रॉब्लम्स को हल करने में, किनके दरमियान, एम्प्लॉयमेंट और मैनेजमेंट के। और सेकंड इसका क्या फंक्शन है जी? दे असिस्ट इन क्रिएटिंग इनफोर्स पॉलिसीज डैट आर फेयर एंड कंसिस्टेंट फॉर एवरीवन इन द वर्क प्लेस, के जिधर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वहाँ पे एक ऐसी पॉलिसीज बना देता है ये एचआर कि जिसकी वजह से किसी को कोई खतरा नहीं होता, और कंसिस्टेंसी से काम करता है हर बंदा। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस, बल्कि 5 हैं ये, सॉरी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जी 5 इम्पोर्टेंस को, के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ्यूर कॉन्फ्लिक्ट्स के इस करने से ना उनके में तजाद नहीं आएगा। तजाद से मुराद है कि उनके दरमियान जो है ना रंजिश, मतलब कि गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और मैनेजमेंट के दरमियान। क्योंकि एम्प्लॉय का ना ये माइंड होता है यार ये बंदा अगर अच्छी पोस्ट पे है तो ये हम पे जुल्म ही करी जा रहा है, ठीक है, इसके पास लग्जरी कार है। अल्लाह के बंदे उसकी मेहनत है, उसने मेहनत की, उसने एजुकेशन की है, लेकिन अगर वो ही बंदा कार से उतर के आपके साथ सलाम लेता है, आपका हालचाल पूछता है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को दरियाफ्त करके उसका सलूशन बताता है, ठीक है, तो आप और उसके दरमियान तजाद ख़त्म हो जाएगा। और इसी चीज़ को इंसानियत कहते हैं। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ की दावत देता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज लॉयल्टी के मतलब के जो होएगा ना एम्प्लॉय, उसकी हर चीज़ तो अब यहाँ पे पूरी हो रही है, तो वो क्या आएगा, लॉयल हो जाएगा, ठीक है, कि वो आपके साथ सिंसियर हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज मोटिवेशन, इस तरह जो है ना वो मोटिवेट हो जाएगा, उसके अंदर जज्बा ज़्यादा आ जाएगा काम करने का, ठीक है, ताकत ज़्यादा आ जाएगी काम करने की एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। फिर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस वो बनाएगा कि उसे राइट पाथ पता चल जाएगा, ठीक है, मेरे काम करने का जो मकसद है वो सही तरीके से उसे करेगा, कि उसके पास एक सही रास्ता होगा। फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, ठीक है, कि एम्पावरमेंट से मुराद है कि वो जो है काम के अंदर परफॉर्मेंस अपनी हाई करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी। तो ये 5 इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है कि ये अगर जब हम यहाँ पे कर लेते हैं एम्प्लॉय लेबर रिलेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो फिर जो है वो फ़ायदे इसके 5 जो है ना होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और एम्प्लॉय को भी। फिर यूनियंस के बारे में आगे मैं बात कर रहा था जी। यूनियंस जो हैं वो एक ऐसे होता है कि बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं और उनका एक नुमाइंदा बनाया जाता है। ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक्टिंग कलेक्टिंग सीकिंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कि यूनियन जो बनती हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़रिए बनती हैं कि एक बंदा जो है ना वो आपका डिफेंड करता है जाके। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जी यूनियन बार्गेनिंग विद कंपनी के साथ कैसे करते हैं। एक तो वो सैलरीज एंड वेजेस के बारे में करेगा बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, और फिर वो वर्किंग आवर्स डिफाइन करेगा कि ये इतने घंटों का मुझे इतना मुआवजा मिलना चाहिए।
और मैं इतने घंटे काम इजीली कर सकता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड 8 आवर्स चल रहे हैं मार्केट में। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो आप कंडीशंस है ना, मतलब कि उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करना, ठीक है। और अनफेयर टर्मिनेशन, और इस तरह का माहौल वहाँ पे पैदा करना कि हर बंदा वहाँ पे बगैर किसी खौफ के काम कर सके। तो ये 4 पॉइंट जो है ना वो आते हैं यूनियन बार्गेन विद कंपनी के साथ। इन 4 पॉइंट्स का होना लाजमी है, तभी जाके जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे अपना 100% दे सकता है, ठीक है। 100% से मुराद है कि अपनी 100% परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, और जिससे कंपनी की जो है तरक्की ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी, कंपनीज इनकरेज यूनियंस बिकॉज इट सेव्स देयर टाइम्स एंड कॉस्ट। अच्छा, अब एक बंदा उन्हें स्पेशल ढूंढ के खुद रखना पड़ेगा, या आप पता चलाओ कैसे करते हैं ये बंदे काम, 2 नंबरी तो नहीं कर रहे, इनकी ज़रूरियात क्या हैं, ठीक है, तो जायज़ा लगाओ। नहीं, अगर वो खुद ही एम्प्लॉयज़ अपने अंदर एक बंदे को हेड इस काबल समझ के बना देते हैं, ठीक है, और वो जाके काम इंटरेक्ट करता है मैनेजमेंट के साथ, और उनके सारा डिफेंड करता है जी, ये ज़रूरियात हैं, ये मसाइल हैं, हमें इनको हल करें, तो वो क्या है, कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद है और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। वाई एम्प्लॉय जॉइन यूनियंस। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों ये जो हैं एम्प्लॉयज़ वो यूनियंस को अख्तियार करते हैं या उसमें शामिल होते हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, हायर वेजेस एंड सैलरीज, ताकि उनकी सैलरीज ज़्यादा की जाएँ। ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, के उनको यकीन दिलाया जाए कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है। सिक्योर से मुराद क्या है कि अब ये तो नहीं ना कि आपको जब मर्जी एक दिन पहले कह दीजिए अगले दिन आपने आना नहीं है, ठीक है। इंश्योर किया जाए आपको, ठीक है, बाकायदा वार्निंग्स हो, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ठीक है, उसके मुताबिक कि आपकी जॉब सिक्योर हो। जैसे ये जो गवर्नमेंट जॉब इसलिए बंदे करते हैं कि वो सिक्योर होती है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट के अंदर बच्चे जो है ना टीचर्स की इतनी केयर नहीं करते हैं, अगर टीचर्स को उन्होंने निकाल देना है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स के इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि उन्हें बच्चे को पता होता है कि इन्होंने सर को तो निकालना नहीं, हमें निकाल देना है, ठीक है। तो ये होती है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, कि आप अपनी जॉब के लिए जॉब आपकी सिक्योर होती है, उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं होती। और थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस वर्क रूल्स, ठीक है, कि ये जो रूल्स आपने बनाए हैं ना काम करवाने के, उनको हमारे लिए आसान करें, हमारे लिए बर्डन ना बना दें, और ना ही ज़्यादा आसान कर दें कि जी आप सारी पार्क में बैठे रहें, ठीक है, सूटे लगा रहे हैं। नहीं, आप एक स्टैंडर्ड रूल्स हों, ठीक है, उसके मुताबिक काम करें, ना ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती की जाए और ना ज़्यादा प्यासे, एक स्टैंडर्ड हो तवाज़ुन के साथ। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है जी? अब कलेक्टिव, अब दो लफ्ज़ हैं। कलेक्टिव मतलब के कलेक्शन, ठीक है, जो दो ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है। और बार्गेनिंग क्या होता है कि बहस मुआवजा करना ताकि आप अपनी बात मनवा सकें या उसके नज़दीक नज़दीक मनवा सकें। इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, ये देखा ना, बातचीत करना, बहस करना बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ एम्ड एट एग्रीमेंट टू रेगुलेट सैलरीज, वर्किंग कंडीशंस एंड देयर रिस्पेक्ट्स ऑफ राइट्स फॉर वर्कर्स। डन हो गया कि सैलरीज को बढ़ाने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहती हैं, और ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर सारी बात है, हमारे मैनेजर होंगे और एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे मुलाजमिन काम कर रहे होंगे। और फिर पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर कौन कौन से करते हैं जी? कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर दो तरह के, एक फ्रॉम कंपनी साइड और फ्रॉम यूनियन साइड। कंपनी साइड के अंदर कौन आ जाएगा जी? लायर्स और एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे, उसका अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर यूनियन के अंदर हेड ऑफ यूनियन आ जाएगा। फिर प्रोसेस क्या है जी? इसके अंदर प्रोसेस 3 तरह के होते हैं, प्रिपेयरिंग टू नेगोशिएट, ठीक है, प्रिपेयरिंग टू नेगोशिएट, नेगोशिएट एट बारगेनिंग टेबल, और कॉन्ट्रैक्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब ये 3 किस्म के प्रोसेस हैं जी, 3 किस्म के प्रोसेस हैं जी, किसके अंदर? इसके अंदर कलेक्टिव बारगेनिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम इनको एक बार देख लेते हैं
कि जो आप निगोशिएट करने लगे हैं उसको प्रिपेयर करके आए पहले से, कि जो आपने बहस करनी है जिस बात के ऊपर, ठीक है। फिर निगोशिएटिंग एट बारगेनिंग टेबल है, कह रहा है कि जो आप बारगेनिंग टेबल के ऊपर बैठे हैं, कि जो पैनल बैठा हुआ है, ठीक है, बिगिंस विद द यूनिट डिलीवरिंग टू मैनेजमेंट अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स यूजली पुट मोर हाई देन दे एक्चुअली, कि आपने ना जो डिमांड्स हैं, मतलब कि अगर आपने करवानी है अपनी सैलरी 50 से 60 हज़ार, तो आपने ये नहीं कहना जो 60 हज़ार रुपया लेनी है मैंने, नहीं, आपने कहना है मैंने 75 लेनी है, फिर जाके आपको 60 मिलेगी, ठीक है। और निगोशिएट आर डन एंड ताकि बार्गेनिंग करते करते वो वही है जो आपको एक्चुअल चाहिए थी। Negotiation and done and compromises are made after all agreement are written, a contract is submitted to the union for approval. अच्छा जी, फिर थर्ड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड मेंटोरिंग ऑफ द नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कि आप एक ये ना होवे कि बाद में वो फिर सर ने भी कहा था कि बाद में वो मुकर जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे जैसे ये आप करते हैं ना, बयाना वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे वो पेपर लेके उसके ऊपर स्टाम्प पेपर कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके पास एक सबूत होता है या गवाह बना लेते हैं, तो वो काम आपने साथ लाजमी करना है लीगल तरीके से, ठीक है। और फेलियर आ गए हैं इसके अंदर अब जी। तो फेलियर के अंदर 3 तरह के फेलियर हैं, कि स्ट्राइक्स हैं, कि जो बंदे हैं वो कहें जी हमने काम ही नहीं करना, ठीक है, वो बैठ सारे एहतजाज करने लग जाएं, और कंपनी या तो कंपनी बंद कर ले, लॉकडाउन लॉकआउट, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ इस डराने के लिए सिर्फ। और मेडिएशन और एरिबिटेशन के तीसरे बंदे को फिर बुलाया जाए इस मामलात को हल करने के लिए। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो कंपनी है ना, ये लॉकडाउन सिर्फ आर्जी तौर पे लगाती है, परमानेंट नहीं लगाती, ताकि जो है वो मेंबर्स हैं वो ज़रा डर जाएं और उनकी बात मान लें। तो और ये जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के अंदर चीज़ आती है। और स्ट्राइक्स जो हैं वो यूनियन की तरफ से होता है, मुलाजमीन की तरफ से, कि वो कहते हैं कि हमने काम ही नहीं करना, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास फेलियर्स आते हैं जी किसके अंदर, इसके अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर है, कि जब आप एग्रीमेंट पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था जी वो अब हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो था हमारा पॉइंट्स, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। 5 नंबर पॉइंट पे करियर मैनेजमेंट ख़त्म किया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओवर किया है, सैलरी एंड रिवार्ड्स ख़त्म किए हैं, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी वाला चैप्टर ख़त्म किया, और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन ख़त्म किया है। तो ये HRM का जो है ना वो फुली फाइनलाइज अब हो गया हमारा, और ये था भी इजी। तो इंशाल्लाह ताला अब जो है ना आपने इधर से जाके तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो मैं यहाँ पे अभी अपलोड थोड़ी देर तक करने लगा हूँ। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।